Good morning, class. Today we are going to learn about the French Revolution. This is your first chapter from your history book. Okay, so this is French Revolution. French Revolution is related to France. From where it is related? France. Let us introduce this French Revolution. Okay, what is the French Revolution? It is occurred on 1789. When it is occurred? 1789. On the morning of 14th July 1789, when thousands of people came out on the streets and roads on Paris. Okay, a significant event in human history. This is French Revolution. French Revolution क्या होता है कि अपने आप में ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, बिकॉज यहीं से लोगों में नेशनलिज्म का आइडिया वो डेवलप होता है. ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते रहे किस तरह से पूरा यूरोपियन कंट्रीज को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, swept away existing political institutions, overthrew the French monarchy, aimed for an egalitarian society and responsible government. It means फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही क्या होता है कि मोनार्की जो सिस्टम होता है वो खत्म होता है और डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया जाता है. डेमोक्रेसी. Okay, in 1774, when 1774 है ना, Louis XVI became the king of France. Who became the king of France? Louis XVI in 1774. He comes from Bourbon dynasty. From which dynasty he belongs to? Bourbon dynasty. ओके लिसन, अब जैसे ही लुइस 16 क्या होता है कि वहां के राजा बनते हैं फ्रांस के. ठीक है, तो he found that the treasuries are empty. मतलब क्या हो रहा है, वहां का जो राजकोष है वो खाली रहता है. तो क्या करता है, वो टैक्स इंक्रीज कर देता है, वहां के पीपुल पे टैक्सेस इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग इसके खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर देते हैं. क्या स्टार्ट करते हैं? रिवॉल्ट. और ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट कब होता है? 14th of July. When? 14th of July 1779. 89, sorry. 1789. Okay. They storming to the palace of Bastille. वो कहाँ पे स्टॉर्म करते हैं? किस किले को जाके तोड़ देते हैं? पैलेस ऑफ बास्टाइल्स. और यहाँ से एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि this is the palace of Bastille and it is going to be demolished by the peoples. Look at this here. Okay. Okay, now we are going to discuss about Louis XVI. Then let's start. Louis XVI, he became the king of France in 1774. ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि लुइस 16 का मैरिड जो होता है वो किनसे होता है? एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. Her name was Marie Antoinette. Okay. When he became the king of France, he found an empty treasury. What he found? Empty ट्रेजरी. अभी क्या होता है कि जैसे राजा बनता है वो देखता है हमारे यहाँ का राजकोष खाली. वो क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन होता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस हेल्प टू द अमेरिकन कॉलोनीज, 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू बी फ्री फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. किससे? तो ब्रिटेन जो दोनों का कॉमन एनिमी होता है, अमेरिका का भी और ये फ्रांस का भी, तो उससे
अमेरिका को आजादी करने के लिए, फ्री करने के लिए हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि इसका ट्रेजरी है वो क्या होता है, खाली हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि फ्रेंच सोसाइटी हम लोग देखेंगे कि कैसा वहां पे था 18th सेंचुरी में। French society before the revolution. French society before the revolution. It means French society during late 18th century. During late 18th century. Let's discuss about this one कि late 18th century में फ्रांस का सोसाइटी कैसे डिवाइडेड था। तो there are 3 states. The French society was divided into 3 states. The first one is first state. The first one is first state. In this the clergy were included and clergy people it means related to church. clergy किससे related होते थे? चर्च से। किससे? चर्च से। एंड द सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, जो क्या किनसे थे, जो क्या कर रहे थे, also exempt from the taxes which is feudal privileges। नोबिलिटी मतलब राजवंश, राजशाही से, मतलब ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे होते थे ये। एंड द थर्ड स्टेट जहां पे सभी कोई आते थे, थर्ड स्टेट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि थर्ड स्टेट में क्या होते थे कि मिडिल क्लास फैमिली, जिनमें से लॉयर, बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, छोटे किसान, ये सभी आते थे, आर्टिसंस वगैरह सभी आते थे। जैसे हम लोग इस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, second state and this one is third state. In first state the clergy people who worked in the church, जो क्या कर रहे थे, चर्च में काम करते थे। second state the nobility, the king and queen, nobles of the sword, princes of royal blood, dukes, marquises, counts, मतलब बहुत सारे लोग जो राजशाही से, राजतंत्र में लगे हुए थे, राजा के सगी संबंधी। एंड थर्ड स्टेट में सभी कोई, जिनमें से बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे, बड़े किसान आ रहे, छोटे बिजनेसमैन, छोटे किसान आ रहे, ठीक है, और आर्टिसंस वगैरह भी आ रहे, लैंडलेस लेबर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए कि थर्ड स्टेट, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था फ्रांस का सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके, अब यहाँ पे 2 टाइप का टैक्स चलता था। कितने टाइप का टैक्स चलता था? 2 टाइप का। थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी में क्या हो रहा था कि जब यहाँ पे था तो टैक्सेस 2 टाइप के चल रहे थे। एक मतलब ये बेसिक सा टैक्सेस था। द फर्स्ट वन इज टाइद एंड द सेकेंड वन इज टाइल। द फर्स्ट वन इज टाइद एंड द सेकेंड वन इज टाइल। ठीक है, अभी टाइद जो था, ये जो टैक्स था वो डायरेक्ट जाता था किसको? चर्च को। टैक्स लेविड बाय द चर्च, टैक्स लेविड बाय द चर्च। ओके, एंड टाइल जो चर्च था वो इनडायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स है ना। ठीक है, और ये जाता था स्टेट को। किनको जाता था? ये स्टेट को। अब ये जो टैक्स था ना टाइल, वो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन का, इसको ये पीजेंट्स को पे करना पड़ा था, थर्ड स्टेट को टोटल क्रॉप प्रोडक्शन का 1/10 पे करना पड़ता था। कितना? 1/10। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रगल टू सर्वाइव। इट मींस जीने का संघर्ष। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ लेड टू इंक्रीज द फूड डिमांड। अभी थोड़ा सा समझते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है। तो एक टाइम पीरियड यहाँ पे आता है 1715 टू 1789। ओके, तो यूरोप का जो पॉपुलेशन होता है 23 मिलियन होता है 1715 में, बट 1789 आते आते यहाँ का पॉपुलेशन कितना हो जाता है? 28 मिलियन। प्लस यहाँ पे क्या होता है? बैड हार्वेस्टिंग हो जाता है, क्रॉप हार्वेस्टिंग, फिर कुछ
क्या होता है कि वेदर की वजह से, ड्राउट वगैरह की वजह, नेचुरल डिजास्टर की वजह से वहां पे फूड का प्रोडक्शन सही समय से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, फूड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, फूड प्रोडक्शन में कमी आ जा रहा है, तो लोगों को क्या हो रहा है कि ये फूड का शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। प्लस ऊपर से क्या होता है कि ब्रेड वगैरह जो होता है, वहां का स्टेपल डाइट होता है ब्रेड, जिसका प्राइस में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और लोगों में जो लो वेज रहता है वो वैसे ही रहता है, मतलब कि सीधा सा जानेंगे कि जैसे ही किसी भी चीज का जब क्रॉप प्रोडक्शन कम हो गया, फूड वगैरह का कम हुआ, डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस बढ़ गया, तो जब प्राइस बढ़ा तो लोग क्या हुए कि उसके साथ साथ लोगों में जो इनका जो इनकम था, डेली वेज था, वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ड्राउट एंड हेल वॉन्स द कंडीशन, अभी क्या हो रहा है, पहले तो देख रहे क्रॉप प्रोडक्शन उस स्पेस को नहीं रख पा रहा है जितना में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के साथ साथ और क्या हो रहा है, जो ड्राउट, सूखा, हेल, ये सब क्या करता है, कंडीशन को और बुरा कर देता है, तो वहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पाता है। ओके, लेट्स मूव टू द न्यू topic. A growing middle class envision changes. अब देखते हैं कि कैसे एरिस्टोक्रेसी खत्म होता है और एक नए मिडिल क्लास इमरजेंस में आता है, ठीक है। द फर्स्ट वन, पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी। सबसे पहले पीजेंट क्या करते हैं, किसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, फूड स्कैरसिटी के खिलाफ और टैक्स के खिलाफ। ऑब्वियस सा बात है कि वहां पे टैक्स के लेकर के लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। द मिडिल क्लास इमर्ज्ड, prospered through trade and manufacturing and had access to education and new ideas। अब वहां पे मिडिल क्लास एमर्ज होते हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम कैसा होता है, तो ओवरसीज ट्रेड, ओवरसीज बिजनेस पे, वो सिल्क और ऊल से बने हुए बहुत सारे टेक्सटाइल वगैरह का बिजनेस करते हैं और उनसे वो क्या करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं और वो एजुकेटेड होते हैं। सोशल पोजीशन बेस्ड ऑन मेरिट, उनका ये मानना था कि जो सोशल पोजीशन हमारे समाज में जो स्थिति है लोगों का, वो उनके मेरिट के आधार पर होना चाहिए, ना कि उनके बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर हो, ठीक है। फिलोसफर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स जो अपना रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, जैसे कि रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग अपने तरीके से क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, मतलब सिचुएशंस को, ठीक है। जैसे कि देखिए, फिलोसफर्स लाइक रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट का वो नया फॉर्म होना चाहिए। Okay, we will discuss about actually we are going to discuss about the Charles Montesquieu। फर्स्ट हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, मॉन्टेस्क्यू। ये भी एक फिलोसोफर थे। अब इनका क्या मानना था, तो नोबेलमैन टर्न्ड लॉयर एंड जज, ये क्या बने, लॉयर और जज बनते हैं। एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोनार्की, मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए आवाज उठाते हैं। और इनका एक बुक था द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। और इनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके जो पावर्स है वो क्या होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीन जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो, इनका भी मानना था कि क्या, कि पीपुल्स को राइट टू रिबेल अगेंस्ट अ रूलर हु डिडंट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस क्या हो रहा है कि किस पे डिपेंड कर रहे थे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो तो लोगों को भी हर चीज का अधिकार मिले, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंकर, थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी जान जाते हैं कि ये जो थे हमारे, उनका नाम था जॉन लॉकी, ठीक है। इनका कहना था, इनका एक बुक था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिनमें उन्होंने क्या किया कि द डिवाइन राइट ऑफ मोनार्क्स, मतलब ये सीधा सीधा उस चीज को विरोध करते थे जो मोनार्क को अधिकार देता हर चीज को, मतलब कि वो हर सर्वा नहीं हो सकते किसी भी चीज में। ओके, नेक्स्ट
The outbreak of revolution. This is the most important topic which I am going to explain you. ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट होता है, कैसे चलता है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 5th of May 1789. कब का बात हो रहा है? 5th May 1789. लुइस 16 जो किंग होते हैं फ्रांस का, पहले भी हम लोग बता चुके हैं उसके बारे में, called for an assembly for the state general to discuss proposal for new taxes. वो क्या करता है कि असेंबली बुलाता है, जिसमें जनरल स्टेट की असेंबली, जिसमें क्या करता है वो नए टैक्स को कैसे प्रपोज करना है, उस चीज को बताता है कि कैसे हम लागू करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेट जनरल होते हैं, तो इसमें तीनों पीपल होते हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल, मतलब तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेटिव आते हैं. तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का बात करेंगे हम लोग. ठीक है, सॉरी फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर्स आते हैं, सेकेंड स्टेट से भी 300 मेंबर्स आते हैं. इनको क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं. ठीक है, किसके हिसाब से, तो देखो एक यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक असेंबली बुलाया गया, यहाँ पे कौन बैठ गया? किंग बैठ गया. कौन बैठे हैं? किंग. मान लेते हैं ये किंग बैठा हुआ है, यहाँ पे किंग है. अब किंग क्या कर रहा है, एक साइड में यहाँ पे सीट दे दिया सबको बैठने के लिए, फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स को. किनको मिल गया है इधर? फर्स्ट स्टेट. और दिस साइड सेकेंड स्टेट, दिस साइड सेकेंड स्टेट. अभी क्या करता है कि दोनों स्टेट से लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं? 300. बट फ्रॉम द थर्ड स्टेट देयर आर 600 रिप्रेजेंटेटिव्स. कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं? 600. और इनको क्या होता है कि बैठने के लिए सीट नहीं दिया जाता, बल्कि असेंबली के साइड में इनको क्या होता है, खड़ा रहने के लिए बोल दिया जाता है. अब ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स है ना, टोटल जो 600 है, वो क्या कर रहे हैं, अपने साथ लगभग 40,000 नहीं 40,000 लेटर्स जो लेकर आते हैं, जिसमें उनका डिमांड होता है. क्या होता है? उनका डिमांड्स. और ये एक डिमांड और रखते हैं, 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट का प्रपोजल डालते हैं. बट ये जो किंग होता है वो क्या करता है, इसको रिजेक्ट कर देता है. ये प्रपोजल को क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है. आफ्टर दैट द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, हाँ एक चीज और, कि ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो गए टोटल 600, अब इस असेंबली में मेन, वीमेन और फिर जो है बच्चे, वो सभी को, चाइल्ड वगैरह, उनको एंट्री नहीं था, उनको डिनाइड कर दिया गया था. इसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये प्रपोजल को किंग मना कर देता है, किसका? 1 पर्सन 1 वोट, तो ये क्या करते हैं, असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं. क्या करते हैं? वॉकआउट. और ये सीधा कहां पहुंच जाते हैं, तो एक वर्साइल में एक टेनिस कोर्ट था. क्या है? वर्साइल में एक टेनिस कोर्ट है, जहां पे ये जाके अपना एक नेशनल असेंबली बनाते हैं. क्या बनाते हैं? नेशनल असेंबली. ठीक है, और इस नेशनल असेंबली को भी बोला जाता है टेनिस कोर्ट ओथ. ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हम लोग. देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं द टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में, कि कैसे ये फिगर, देखो पहले सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं कि कैसे लोग क्या करते हैं, एक जगह पे जाके जमा होता है और ये ओथ लेते हैं, और यहीं पे नेशनल असेंबली क्रिएट होता है. क्या बनाया जाता है? नेशनल असेंबली. द थर्ड स्टेट representative demanded that voting be conducted by the entire assembly where each member would have 1 vote. as पहले हम इसको बता चुके हैं. जब लुइस 16 when King Louis 16 rejected this proposal, the third state representative walked out of the assembly to protest. On June 20, 1789, these representatives gathered in the indoor tennis court at Versailles and they declared themselves as the National असेंबली. वो क्या बनाते हैं? एक नेशनल असेंबली. और एक ओथ लेते हैं कि जब तक क्या हो रहा है कि इसे एक्सेप्ट ना किया जाए मोनार्क के द्वारा, किंग के द्वारा, तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे.
ठीक है। और अंत में क्या होता है कि फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस अब क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, ठीक है। चलो एक लास्ट टॉपिक आज हम लोग डील करेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। कब ये बना लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कब बन जाता है नेशनल असेंबली के द्वारा, 1791 में। पावर वाज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मेकिंग फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर सेपरेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ब्रांच। अब क्या होता है कि यहाँ पे अलग से लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power of make laws in the National Assembly which was indirectly elected। क्या हो रहा है कि ये क्या होता है कि The Constitution began with the Declaration of the Right of Man and Citizens, established natural and inalienable rights including liberty, property and equality before the law। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि सभी को, जितने भी मैन है, सिटीजन है, सबका अपना अधिकार है, सभी इक्वल है किसके, बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी इनके पास है, लिबर्टी है, एटसेट्रा। ओके, there are some symbols, देख लेते थोड़ा सा कि ये क्या कैसे यूज किया जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। सिंबल्स इन द डिक्लेरेशन, दिस वन इज द ब्रोकन चेन, दिस वन इज द ब्रोकन चेन, जो क्या किसको सिंबलाइज कर रहा है, फ्रीडम को। किस चीज को, फ्रीडम को। दिस वन इज द बंडल ऑफ रॉड्स, द बंडल ऑफ रॉड्स व्हिच रिप्रेजेंट यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। ये किस चीज को दिखा रहा है, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ को। दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज एन आई विद इन अ ट्रायंगल, और साइड से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, मतलब ये नॉलेज को दिखा रहा है। किस चीज को बता रहा है, नॉलेज, डिस्पेलिंग इग्नोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैप्चर सिंबलाइज रॉयल पावर, दिस वन, ये क्या कर रहा है, रॉयल पावर दिखा रहा है कि हमारे पास भी क्या है, पावर है। द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, इट मींस इटर्निटी, जो कभी खत्म नहीं होगा। डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ओके। द रेड कैप, दिस सिंबलाइज फ्रीडम गेन्ड फ्रॉम स्लेवरी, दिस कैप इज आल्सो नोन एज फायर एंड कैप, ओके। The colors blue, white and red, blue, white and red, it represents the national colors of France. The winged women, the law, the winged women sees law, and the law tablet represented equality under the law, okay. Okay, thank you class. Today's class is going to be over. We will discuss next day, okay. Thank you.